मादा जनन तंत्र की संरचना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर का। इसके सभी अंगों को याद करने के लिए इस जनन तंत्र को हम 4 भागों में बांट लेते हैं। ये जो भाग होता है जो कि गर्भाशय से जुड़ा है, इस भाग को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं संकीर्ण पथ। 9 महीने जो आपकी क्रिया चलती है शिशु बनने की, वो इसी गर्भाशय में होती है। अब गर्भाशय के भी 3 भाग होते हैं, 3 परतें होती है। ये होता है आपका, ये सारी संरचना से मिल करके मादा जनन तंत्र की संरचना बनी होती है। हेलो प्यारे बच्चों, मैं शालिनी आपकी बायोलॉजी एजुकेटर आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ जो कि है मादा जनन तंत्र की संरचना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर का। तो आज हम बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही कम समय में इस टॉपिक को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर मादा जनन तंत्र का चित्र किस प्रकार का होता है। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि मादा जनन तंत्र की जो संरचना है ये कहाँ होती है? ये होती है मादा के श्रोणि भाग में। श्रोणि भाग कौन सा होता है? हम देखते हैं कि ये जो शरीर है ना, ये अलग अलग गुहा से मिलकर बना होता है। सबसे ऊपर होती है वक्ष गुहा जहाँ श्वसन तंत्र है, उसके बाद उसके नीचे आपका उदर गुहा जो कि पाचन तंत्र है, और उसके नीचे भी एक और गुहा होती है जिसे हम कहते हैं श्रोणि गुहा। इसी श्रोणि गुहा में मादा जनन तंत्र होता है और मादा जनन तंत्र का काम होता है सबसे पहले युग्मक निर्माण का, कि ये अंडाणु का निर्माण करेगी। इसी जनन तंत्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है इसी के द्वारा। साथ ही साथ इसमें भ्रूण का परिवर्धन होगा, शिशु का निर्माण होगा, प्रसव की क्रिया होगी और यहाँ तक कि दुग्ध स्त्रवण की क्रिया भी मादा जनन तंत्र में ही होती है। तो अब इसी तरीके से हम देखते हैं मादा जनन तंत्र की संरचना को याद करने के लिए, इसके सभी अंगों को याद करने के लिए इस जनन तंत्र को हम 4 भागों में बांट लेते हैं। 4 कौन कौन से भाग है? तो ध्यान से देखेंगे, हमने मादा जनन तंत्र को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले प्राथमिक अंग, दूसरा होता है सहायक अंग, तीसरा होगा सहायक ग्रंथि और चौथा आपका होता है बाह्य जनेंद्रिय। देखिए, प्राथमिक अंग वो अंग होता है जिसमें यहाँ पर युग्मकों का निर्माण होता है, यानी जो मादा होगी वो अपने अंडाणु का निर्माण करती है, वो प्राथमिक अंग होता है और वो मादा में अंडाशय यानी कि ओवरी कहलाता है। दूसरा होता है सहायक अंग। सहायक अंग जिसमें कि बाकी सारी लैंगिक जनन की क्रिया हो रही है, यहाँ पर निषेचन होगा, भ्रूण का परिवर्धन होगा, प्रसव की क्रिया होगी, तो ये एक तरीके से सहायता कर रहे हैं, तो ये सहायक अंग कहलाते हैं। इसमें आपकी मादा में आती है अंडवाहिनी, गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा आ जाएगी। उसके बाद सहायक ग्रंथि, मादा में कुछ ग्रंथियां होती है जो कि कुछ स्त्रवण करेगी, तो ये भी जनन तंत्र का पार्ट है। इसमें आती है स्तन ग्रंथि और बार्थोलिन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि में दुग्ध का निर्माण होगा, शिशु के पोषण के लिए दुग्ध इसमें बनता है। और इसके अलावा बार्थोलिन ग्रंथि होती है। इसके अलावा बाह्य जनेंद्रिय, वो अंग जो कि शरीर के बाहर है, यानी कि ये क्या करेगा? प्रसव की क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये होगा योनि यानी कि वजाइना। अब हम ये सारे अंगों को, प्राथमिक अंग, सहायक ग्रंथि, बाह्य जनेंद्रिय, इन सबको हम कहाँ देखते हैं? हम मादा जनन तंत्र में देखेंगे और इसका डायग्राम कैसे होता है। तो देखो, जो मादा होती है, मादा में आप देखोगे एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि ये जो आपकी संरचना है ये क्या है? मादा के अंडाशय की संरचना है। अंडाशय यानी कि ये क्या कहलाएगा? ओवरी कहलाता है। ठीक है, ये किसकी संरचना है? ये होती है मादा के अंडाशय, यानी कि ये क्या होगा? ओवरी की संरचना होगी। ओवरी की लंबाई की बात करें तो ये आपकी कितनी होगी? ये होती है आपकी 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। क्लियर? उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर एक नलिका रूपी संरचना जा रही है, तो ये जो आपकी नलिका रूपी संरचना होती है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं? ये कहलाती है आपकी अंडवाहिनी की। देखो, अंडवाहिनी यही वो भाग है जिसे हम क्या कह रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब, जो कि किस में आती है? सहायक अंग में आती है फैलोपियन ट्यूब, और इसकी लंबाई आपकी 10 से
12 सेंटीमीटर होती है। अब मैंने यहां से यहां तक की लंबाई जो होगी वो आपकी 12 सेंटीमीटर होगी। अब इस फैलोपियन ट्यूब में भी आपके अलग अलग भाग होते हैं, जैसे कि आप सबसे पहले क्या देख रहे हो, ये जो आपका कीप जैसा भाग है ना, जैसे कीप होती है वैसा भाग है। इस भाग को हम क्या कहते हैं, कीपक यानी कि इनफंडिबुलम कहते हैं। क्लियर। और इस कीपक के आगे आपकी ऐसी उंगली जैसी संरचना होती है जो कि अंडोत्सर्ग के समय जब इस अंडाशय में अंडाणु बनेगा, वो अंडाणु मुक्त होगा, तो ये जो उंगली जैसी संरचना ये उस अंडाणु को पकड़ने का काम करती है। इन संरचना को हम क्या कहेंगे, झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो कीपक के आगे कौन होती है, झिल्ली होती है, जो कि कैसी है, उंगली जैसी संरचना है। फिर आप देखते हो कि यहाँ पर एक फूला सा भाग होता है, तो ये जो भाग होगा इस भाग को हम क्या कहेंगे, तुम्बिका। तुम्बिका का मतलब होता है एम्पुला, और तुम्बिका वो भाग होता है जहां पर नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, यानी कि मादा में निषेचन की क्रिया इसी तुम्बिका भाग में होती है। फिर उसके बाद आप देखोगे एक पतली से ये जो भाग होता है जो कि गर्भाशय से जुड़ा है, इस भाग को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं संकीर्ण पथ। ये क्या कहलाएगा, संकीर्ण पथ कहलाता है, यानी कि ये क्या है आपका, ये आपका कहलाता है संकीर्ण पथ, एस्थमस कहलाता है। क्लियर। तो अंडवाहिनी में आपकी ये 4 संरचना होती है। आगे का भाग कीप के आकार का कीपक, जिसमें उंगली जैसी संरचना झिल्ली, उसके बाद इसमें एक फूला हुआ भाग आता है एम्पुला तुम्बिका का, और एक पतला सा भाग होता है उसे हम संकीर्ण पथ कहते हैं। इसके बाद ये सहायक अंग अंडवाहिनी पहला हुआ। दूसरा आप देखते हो कि मादा में एक उल्टे नासपति के आकार का, आप देख रहे होंगे ये जो उल्टे नासपति के आकार की संरचना है इसे हम क्या कहेंगे, ये होता है मादा का गर्भाशय। गर्भाशय यानी कि ये क्या कहलाएगा, यूट्रियस कहलाता है। क्लियर। यही वो भाग है जिसे हम बच्चादानी के नाम से, यानी इसी भाग में आपके भ्रूण से शिशु का निर्माण होता है। 9 महीने जो आपकी क्रिया चलती है शिशु बनने की, वो इसी गर्भाशय में होती है। अब गर्भाशय के भी 3 भाग होते हैं, 3 परतें होती है। कौन कौन सी होगी, गर्भाशय की जो सबसे बाहर की परत होती है, सबसे बाहर की परत होती है, इसे हम क्या कहेंगे, परिगर्भाशय कहते हैं। ये क्या कहला रहा है, परिगर्भाशय। परिगर्भाशय यानी कि इसे हम कहेंगे पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम हम इसे कहते हैं। क्लियर। उसके बाद बीज की बात करेंगे। इसके अंदर एक और परत होती है, ठीक है, इसके अंदर एक और परत होती है जो कि बीज की होती है। तो ये पेशियों से भरी होती है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, मध्य पेशीय परत कहते हैं। मध्य पेशीय परत कहते हैं, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, मायोमेट्रियम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रसव के समय इसी मायोमेट्रियम में संकुचन होता है, इसी में दबाव पड़ता है, तभी शिशु बाहर निकलता है। उसके बाद होती है सबसे अंदर की परत, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे अंदर की परत होती है जिसे हम कहते हैं अंतःगर्भाशय। अंतःगर्भाशय यानी कि ये आपका क्या कहलाएगा, एंडोमेट्रियम कहलाता है। देखो, गर्भाशय की सबसे अंदर की जो परत होती है वो एंडोमेट्रियम होती है, और ये वही परत है जिसमें आपके भ्रूण का परिवर्धन होता है। इसी के अंदर आपका भ्रूण रहता है और वो भ्रूण शिशु में परिवर्तित होता है। तो एंडोमेट्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ महिला में आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका जो एक चक्र होता है रक्त स्रवण का, पीरियड्स जिसे हम कहते हैं, वो इसी एंडोमेट्रियम के टूटने के कारण होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एंडोमेट्रियम आपकी होती है, सबसे अंतःगर्भाशय परत होती है। उसके बाद गर्भाशय का जो निचला भाग होता है, ये जो निचला भाग होगा इसे हम क्या कहेंगे, ये होता है गर्भाशय ग्रीवा का, यानी कि सर्विक्स हम इसे कहते हैं, गर्भाशय ग्रीवा कहेंगे। ये कौन सा भाग है, सर्विक्स का भाग है। ठीक है, जो कि प्रसव के लिए जिम्मेदार होता है, इसी से होते हुए शिशु बाहर निकलेगा। और कहां से बाहर निकलता है, बाह्य जनेंद्री से। बाह्य जनेंद्री जो कि सबसे बाहर का भाग होता है, ये जो होगा भाग, ठीक है, ये क्या कहलाता है,
योनि यानी कि वजाइना कहलाता है। तो इस तरीके से आपने इसमें देखा मादा का प्राथमिक अंग अंडाशय, मादा में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं जो कि इस तरीके से आपको ये अंडाशय देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये गर्भाशय से जुड़े होते किसके द्वारा? लिगामेंट के द्वारा, स्नायु के द्वारा गर्भाशय से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो एक जोड़ी अंडाशय जिसकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। अंडाशय में आपकी देखोगे, अंडाशय के बाद आप देखते हो एक पतली नलिका जैसी संरचना जो कि आपकी अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होगी, जो कि अलग अलग भाग से बनी है। इसके सबसे आगे का भाग कीपक इनफंडिबुलम, जिसपे उंगली जैसी संरचना झिल्ली फिमरी कहलाती है। इसका फूला भाग तुम्बिका एम्पुला, जहां पर निषेचन की क्रिया होगी। संकीर्ण भाग जो गर्भाशय से जुड़ा होगा वो संकीर्ण पथ स्थमस कहलाता है। फिर एक उल्टे नासपति के आकार का तीसरा सहायक अंग गर्भाशय है ना, दूसरा सहायक अंग गर्भाशय, जो कि 3 परतों से मिलकर बना है। सबसे बाहर की परत पेरीमेट्रियम, फिर बीच की परत मायोमेट्रियम और सबसे अंदर की परत एंडोमेट्रियम कहलाती है। गर्भाशय से ठीक नीचे गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स होता है और बाहर क्या खुलता है? योनि में खुलता है। तो ये हो गए आपके प्राथमिक अंग और सहायक अंग। अब सहायक ग्रंथियों की बात करूं तो सहायक ग्रंथि में मैंने आपको बताया कि मादा में बार्थुलिन ग्रंथि होती है। तो बार्थुलिन ग्रंथि वजाइना के पास ही होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि वजाइना के पास कौन सी ग्रंथि होती है? बार्थुलिन ग्रंथि होगी, जो कि एक क्षारीय पारदर्शी द्रव का स्त्रवण करती है, जो कि एक लुब्रिकेंट का काम करेगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय। ठीक है, उसके अलावा हमने कहा कि मादा में क्या होती है? स्तन ग्रंथियां होती है। तो स्तन ग्रंथियां मादा में एक जोड़ी स्तन ग्रंथि वक्ष भाग में पाई जाती है। क्लियर? तो ये होता है आपका, ये सारी संरचना से मिल करके मादा जनन तंत्र की संरचना बनी होती। उम्मीद है कि इस बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से मादा जनन तंत्र की संरचना क्लियर हो गई होगी। तो इसी के साथ अब मैं आपको मिलूंगी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।